नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं। खैर, आपने जो थंबनेल देखा होगा वो देखा होगा रिलेटेड टू पाकिस्तान। मगर इस वीडियो में मैं बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं जो आपके माइंड में हमेशा से कंफ्यूजन पैदा करती आती हैं। और वो बातें हैं रिलेटेड टू आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड आपके माइंड में काफी सारे सवाल आते रहते हैं। बिकॉज आए ना आए दिन कभी ना कभी आपने करंट अफेयर्स में या कहीं ना कहीं न्यूज जरूर सुनते हैं कि आईएमएफ ने उस कंट्री को इतने का लोन दिया, उस कंट्री ने इतने लोन दिया। तो आखिरकार ये आईएमएफ क्या है, और आईएमएफ जो लोन देता क्यों है, और या फिर कह लीजिए किस बेसिस पर देता है। और आईएमएफ की खुद की एक यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम सुनते हैं आईएमएफ से, एसडीआर। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा एसडीआर, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में। ये क्या चीज है? आज के वीडियो में मैं इन्हीं सभी चीजों पर आपको रूबरू करवाऊंगा, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले जो टाइटल है उस पर बात करते हैं कि आखिरकार आईएमएफ ने क्यों मना किया पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर देने से। पाकिस्तान ने यहां पर 6 बिलियन डॉलर मांगे थे। 6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने डिमांड किया आईएमएफ से, और आईएमएफ ने कहा कि हम नहीं दे सकते। जबकि आईएमएफ तो काफी लोगों को लोन देता है। और आजकल इन दिनों में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा डामाडोल चल रही है, बहुत ही ज्यादा अजीब सी सिचुएशन में है। और पाकिस्तान के एक मंत्री अभी 20 दिन की अमेरिका की यात्रा पर थे, जस्ट इसीलिए कि वो मनाने गए थे आईएमएफ को कि भाई साहब लोन दे दीजिए, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी सिचुएशन में है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बहुत बुरी सिचुएशन में है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो आपके बहुत ही खराब हालत में है, हमारे पास पैसा नहीं है बाहर विदेश में इंपोर्ट करने के लिए। देखो, कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट करती है या फिर कोई भी कंट्री जब उसको पैसा चाहिए होता है तो ऑब्वियस है वो कंट्री यहाँ पर डील करेगी। जब एक्सपोर्ट करेगी तो पैसा जो आएगा, या इंपोर्ट करेगी, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करेगी, तो उसको पैसा भी तो उस करेंसी में देना पड़ेगा। और ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित करेंसी कौन सी है? डॉलर। डॉलर है ना। और अगर आपको जान के बहुत ही अचंभा होगा कि पाकिस्तान में एक डॉलर की वैल्यू वहां के 172 174 तकरीबन इस रेंज में है। 172 पाकिस्तानी रुपी कह लीजिए, इतनी कीमत है वहां पर एक डॉलर की इंडिया में, जबकि यही एक डॉलर की कीमत 70, 72, 74, 75 चलती है। और यही तो देखो, अगर पाकिस्तान के लोगों को अगर कोई चीज इंपोर्ट करनी है और उनको पेमेंट करना पड़ा, ओके सॉरी दिवाली है, किसी भी चीज की पेमेंट करनी पड़ी तो क्या किया जाएगा? वो यही करेंगे ना, 172 रुपए अपनी कंट्री के देंगे पाकिस्तानी रुपए के, तब जाके एक डॉलर पड़ेगा। और कितना महंगा पड़ेगा उनको सामान। इसी चक्कर में तो उनका करंट अकाउंट डेफिशिएट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिशिएट का मतलब ये होता है कि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। और जब आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो आपको बाहर की करेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी, और बाहर की करेंसी जब ज्यादा पे करोगे तो आपका जो आपके खुद के पास जो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बाहर की करेंसी का जो रिजर्व है वो कम होता रहेगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम इस तरह सिचुएशन पे है कि यहां पर इवन उनकी महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और वहां के मंत्री तो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि आप एक टाइम का खाना मत खाइए। खैर, उस पे मेरा आज का ये इश्यू नहीं है, मैं उस पे बात नहीं करूंगा। उस मैटर पे नहीं आएंगे, पाकिस्तान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसी चीज पर जो बेस्ड है, जो मेरा पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है, वो है आईएमएफ के ऊपर, वो है एसडीआर के ऊपर। और आखिरकार आईएमएफ कैसे लोन देता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा का पूरा ये खेल समझाता हूं, आखिरकार आईएमएफ क्या करता है और कैसे करता है, और आखिरकार क्यों इन्होंने मना किया, और लोन देता है तो किन शर्तों पर देता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं एक स्लाइड पे।
ये स्लाइड आपके पास सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये है आपका आईएमएफ में टॉप 20 कंट्रीज का कोटा। टॉप 20 कंट्रीज जिनका आईएमएफ में कोटा है। अब आईएमएफ में जो कोटा है, और या फिर यहां पर आपको नंबर ऑफ वोट्स भी दिख रहे होंगे, ये आखिरकार क्या है, इन सब चीजों को अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, खास है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पूरी दुनिया में आईएमएफ से सबसे ज्यादा जो लोन लेने वालों का, लोन लेने वाले देश है, वो टॉप जो 10 देश है जिन्होंने सबसे ज्यादा लोन ले रखा है, वो है अंगोला। बांग्लादेश उसमें है, पड़ोसी देश आपका हमारा। इवन पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल है। इथोपिया है, घाना है, कीनिया है, नाइजीरिया है उसमें, उज्बेकिस्तान है, जाम्बिया है, मंगोलिया है। ये आपके ऐसे देश हैं जिन्होंने आईएमएफ से सबसे ज्यादा लोन ले रखा है। और ये लोन आखिरकार क्यों लेते हैं? अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए आईएमएफ से। आपने एक सुना होगा बहुत बार कि उस फला फला ग्रुप ने एक बैंक बना लिया, लाइक द ब्रिक्स बैंक बन गया, एनडीबी, इस तरह के बहुत सारे बैंक्स बने हुए हैं। बैंक का काम क्या होता है? बैंक का यही काम होता है कि जिसने पैसा जमा करा दिया एक ने, और दूसरे पर्सन को पैसा दे दिया जिसको नीड है। उसी तरह से आईएमएफ एक ऐसा ही मीडिएटर के फॉर्म में काम करता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर इस आईएमएफ को डिजाइन किया था, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर इस आईएमएफ को डिजाइन किया था, और इन कंट्रीज ने यहां पर मिलकर अपना पैसा वहां पर लगाया, और इस पैसे को अब आगे लोन के फॉर्म में दिया जा रहा है। और इसके बदले में उनको क्या मिलता है? इसके बदले में उनको ब्याज भी मिलता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे है, और उसका कोटा जो है वो 82,994.2 मिलियन है आज की डेट में, यानी कि तकरीबन 17.46%। यानी कि टोटल जितना भी आईएमएफ के पास फंड है इस वक्त, उसका 17.46% यूएसए ने दिया है, और इंडिया कहीं पर यहां पर है। इंडिया ने वहां पर 2.76% इंडिया का यहां पर हिस्सा है आईएमएफ में। बात समझने वाली ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स, अब देखो आईएमएफ जो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यूएस से क्यों गए? क्योंकि यूएस से एक बहुत बड़ा यहां पर चंक है इसमें। यूएस से अगर मान जाता है तो डेफिनेटली आईएमएफ भी मान जाएगा, क्योंकि यूएसए का सबसे ज्यादा कोटा है, और इसी कोटे पे ऊपर बेस्ड होता है यहां पर उनका वोट। यानी कि 16.52 लोगों ने अगर कह दिया, परसेंटेज लोगों ने कह दिया कि इस कंट्री को लोन दिया जा सकता, तो दिया जा सकता है। मतलब उसके साथ बाकी कंट्रीज भी मिल जाएंगी। ये वोट है, हर एक कंट्री की यहां पर वोटिंग होती है जब भी उसको लोन दिया जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के पास पावर है वोटिंग की। उसके बाद जापान है, चाइना है, इंडिया भी काफी अहम रोल प्ले करता है। इंडिया 8वें स्थान पर है। अब यही कहेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा धन है वही आज की देश का, वही आजकल की दुनिया में राजा है। और यूएसए इसलिए राजा कहलाता है पूरी दुनिया में। वहां की इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, वहां की जो फॉरेन एक्सचेंज उनके पास बहुत बढ़िया। फॉरेन एक्सचेंज बढ़िया तो क्या है, क्योंकि डॉलर एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में चलता है, इसीलिए तो यहां पर डॉलर की जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंट्री की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है? करेंसी की वैल्यू। करेंसी की वैल्यू उसी बेस पर डिसाइड की जाती है कि आपकी करेंसी जो है उसके इक्विवेलेंट क्या चीज मिल सकती है आपको। अगर मैं इंडिया की करेंसी की बात करूं, इंडिया की करेंसी आप $1 के लिए आपको 70-75 पे देने पड़ते हैं। आप उतने लेवल का गोल्ड नहीं खरीद सकते जितने वैल्यू का गोल्ड यहां पर आप $1 से खरीद सकते हो। $1 से आपको कितना गोल्ड मिलेगा और ₹1 से कितना गोल्ड मिलेगा, फर्क है ना। तो यानी कि ऐसी कोई करेंसी जो कि इक्विवेलेंट है बहुत ही सॉलिड चीज के, गोल्ड के, सिल्वर के, किसी तरह से, तो इसलिए उसको स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कहा जाता है। डॉलर को इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कहा जाता है, वैल्यूएबल चीज के बराबर है। अगर अब मैं बात करूं आईएमएफ के ऊपर लेकर चलता हूं। आईएमएफ 1944 में बना था आपका। ओके, आईएमएफ कब बना था? 1944 में बना था आपका। गॉट इट। अभी फिलहाल इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में, वॉशिंगटन डीसी में है। और क्रिस्टलियाना जॉर्जियोवा, क्रिस्टलियाना, मेरी थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है, माफ कीजिएगा, क्रिस्टलियाना जॉर्जियोवा वहां की आपकी हेड है इस वक्त।
गीता गोपीनाथ का भी नाम सुना होगा, आपके इकोनॉमिस्ट है वहां पर, है ना, और अभी वो खैर उसको छोड़ने की तैयारी में भी आईएमएफ को। तो फिलहाल यहाँ पर ये कुछ स्टार्ट किया था 1944 में, तब तकरीबन कुछ कुछ ही मेंबर हुआ करते थे, 45 मेंबर्स हुआ करते हैं, एग्जैक्टली आई थिंक 44 मेंबर्स थे तब। और आज की डेट में यही मेंबर्स की जो संख्या है वो 190 शायद पहुंच चुकी है। आज की डेट में 190 कंट्रीज की मेंबर है। तो उस वक्त जब 1944 में स्टार्ट हुआ तो 44 कंट्रीज ने उसमें इन्वेस्ट किया था, इसमें पैसा लगाया था, और धीरे 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 इसमें 190 कंट्रीज ने अपना हिस्सा इसमें डालना शुरू कर दिया। अब आखिरकार ये पैसा इसलिए लगाया गया था ताकि आप पैसा लगाइए और लेटर ऑन अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो आप पैसा वापस ले सकते हैं। अब पैसा आपको वापस मिल जाएगा अगर आपको जरूरत हो तो कुछ रोज बाद, राइट, यही था। तो सभी कंट्रीज ने यही सोचा कि हम अभी पैसा इन्वेस्ट करते। अब सोचो 1944 में जितनी करेंसी की वैल्यू थी, आज की डेट में करेंसी की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है उनकी। आज की डेट में उनकी करेंसी की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई, सोचने वाली बात है ना एक। तो वही दिमाग उस टाइम लगाया गया, और तकरीबन 1971 की बात है, 1971 की बात है, इन्होंने एक नया कंसेप्ट शुरू किया, दैट वाज द एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स जब आपके स्टार्ट की गई तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम अब करेंसी को एक अलग करेंसी में तोलेंगे। हम करेंसी को ऐसे नहीं है, अब मैंने मान लीजिए डॉलर में कर दी तो सारे क्या डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसलिए एक इक्विवेलेंट बेस बनाने के लिए हम अपनी करेंसी को ना ही डॉलर बोलेंगे, ना ही हम अपनी करेंसी को युआन बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपनी करेंसी को स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलेंगे। आईएमएफ ने अपनी करेंसी लॉन्च की जो कि एसडीआर कहलाई, और एसडीआर के फॉर्म में हम पैसा देंगे कंट्रीज को। ये चीज आपकी 1971 में इंट्रोड्यूस की गई। अब यहां पर एसडीआर जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वो सेम उसी तर्ज पर किया गया था, जिसका सबसे ज्यादा शेयर होगा वो उसके पास सबसे ज्यादा एसडीआर होंगे। और एक और बात इसमें है कि आपको अब एसडीआर, या फिर मैं कहूं कि उन्होंने इन्वेस्ट तो कर दिया, अब उनको कितना लोन मिल सकता है फ्यूचर में, उनको लोन मिल सकता है जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसका दुगना, उसका डबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पर किसी कंट्री ने $100 इन्वेस्ट किए तो उनको आज की डेट में $200 मिल सकता है। ये चीज हुई, ये चीज आपकी यहां पर एसडीआर के फॉर्म में आपको मिलती है, एप्लीकेबल है कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका दुगना आपको यहां पर हम दे सकते हैं। अब आप सोचोगे सर $100 दिया तो 200 कैसे दे सकते हैं, कुछ तो विश्वास नाम की चीज होती है, ट्रस्ट किया जा सकता है, और उसके बदले में ब्याज भी तो मिल रहा है। ब्याज कितना मिलता है, 2% मिलता है। अब ये किस कंट्री को मिलता है 2% ब्याज, आईएमएफ को मिलता है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि सबसे, जब भी कोई कंट्री डिमांड करती है लोन की, जब भी किसी कंट्री ने लोन की डिमांड की तो लोन जब ये लोग अप्लाई करते हैं, और लोन की एप्लीकेशन सबसे पहले किसके पास जाती है, लोन की एप्लीकेशन सबसे पहले जाती है जिसके पास सबसे ज्यादा यहां पर शेयर है, हिस्सा है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। यानी कि अभी पाकिस्तान ने जैसे डिमांड की तो उसकी जो डिमांड है वो गई यूएसए के पास, तो यूएसए कहेगा कि हम दे सकते हैं, नहीं देना चाहते, आईएमएफ वोटिंग कराएगा, वोटिंग के बेस पर अगर डिसाइड किया जाता तो यूएसए उसको पैसा देगा, और यहां पर 2% का आपका ब्याज भी लेगा। 2% बहुत कम होता है, बट जब आपके पास पैसा एक्सेस में बढ़ा है, जब 2% भी आ रहा है तो बहुत कुछ होगा, और 6 बिलियन का 2% तो आप सोचिए कितना होगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो यही चीज हुआ, जिसका सबसे ज्यादा कोटा है यहां पर 82,994 का यूनाइटेड स्टेट, उसके पास सबसे पहले यहां पर आपका रिक्वेस्ट जाती है। अब यहां पर पाकिस्तान का लोन रिजेक्ट क्यों किया गया, पाकिस्तान का लोन इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी यहां पर, पाकिस्तान की जो, अगर मैं इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा, पाकिस्तान ने ऑलरेडी यहां पर तकरीबन 2 बिलियन 2 बिलियन तकरीबन इसका ये हिस्सा है। ये एग्जैक्ट यहां पर 2 बिलियन तकरीबन, ये वाले, सॉरी मैं मिलियन में कंफ्यूज हो गया मैं, जैसे 4648 है ना, यहां पर आप इसको 2000 कर लीजिए, समझ गए, अब समझ गए मेरी बात, कंफ्यूज हो जाओगे आप 2 बिलियन इससे कंपैरिजन। तो ये पाकिस्तान का तकरीबन 2000 मिलियन है कोटा, तो यानी कि पाकिस्तान तकरीबन 4000 डिमांड कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर कितना मांगा, 6000, 6 बिलियन मांग लिया पाकिस्तान ने, 6000 मिलियन कह लीजिए,
6 बिलियन कह लीजिए, एक ही बात है, 6 बिलियन मांग लिया। और जबकि पिछले दिनों में पाकिस्तान को ऑलरेडी ये पैसा दिया जा चुका है। ऑलरेडी जब कोविड आया था तब पाकिस्तान को काफी ज्यादा पैसा दिया गया था, तकरीबन 2 बिलियन तब दिया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान और अपने ओवर एंड एक्सेस मांग रहा है। तो इसलिए कंट्री सोचती है कि यार मैं, कोई भी वोटिंग जब होती है तब यही सोचते हैं ना पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको पैसा दे दूं आप पैसा वापस चुका ही ना पाओ। तो यही चीज तो सभी कंट्रीज देखते हैं कि पाकिस्तान को पैसा दे दे या किसी भी कंट्री को पैसा दे दो, पैसा वापस ही ना आए। क्या करेंगे फिर ऐसा पैसा देने का, वो पैसा चुका ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहां पर कोटा में। अब और शर्तें यहां पर आईएमएफ हमेशा रखता है। आईएमएफ ये भी कहता है कि अगर आप हमसे पैसा ले रहे हो तो उसको इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, बहुत ही जरूरी है। अगर आप बैंक से भी लोन लेने जाते हैं, बैंक आपसे पूछता है सर आपने लोन लिया है, आप किस लिए लो रहे हो, कार के लिए खरीदने हैं, हाउस खरीदना है आपको, या बिजनेस में लगाना है, कहाँ लगाना है, किस पर्पज से, पर्पज पूछा जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर पर्पज भी पूछा गया। तो पर्पज तो पाकिस्तान का यही था, हमारी इकोनॉमी डूब रही है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत सारी सजेशन दी गई कि आपके वहां पर बिजली बहुत सस्ती है, आप बिजली के रेट बढ़ाइए, तभी तो आपका थोड़ा बहुत पैसा रिवेन्यू आना शुरू होगा। आपका जो इंटरेस्ट रेट है आप बैंक पे लोगों को देते हो, बहुत कम ब्याज दरों पे पैसा देते हो, तो उसको बढ़ाना आपके लिए जरूरी है। टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत उनको कही, उनको कहा आप टैक्स ज्यादा कर दीजिए, जबकि पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम गड़बड़ घोटाला ही चल रहा है। ठीक है, और हाल ही में एक और रीजन रहा जो कि आईएमएफ ने मना किया, वो रहा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से पाकिस्तान को जगह दी गई। और ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है पाकिस्तान आपका एक उस सीमा पर है, उस बाउंड्री पर है जहां पर वो ब्लैक लिस्ट जा सकता है। अब ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, अभी ग्रे लिस्ट में ये होता है कि बहुत कम उनको चांसेस होते हैं किसी से लोन मिल जाए, क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि आपका एंटी जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होती है, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ के इन कंट्रीज के थ्रू होती है। तो ऐसी कंट्रीज को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहाँ पर संदिग्ध मानते हुए यहाँ पर रख देता है उनको ग्रे लिस्ट में। और ग्रे लिस्ट में कुछ ना कुछ उसमें सैंक्शंस, कुछ ना कुछ उन पे मनाही लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आईएमएफ ने मना कर दिया, ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही कोई बिल्कुल ही भी नहीं दे पाएगा, जीरो पैसा देगा उसको। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हुए। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक समझ में आ गया। जाइएगा मत, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताकर जाऊंगा आपको, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसडीआर के बारे में। आपने सुना होगा एसडीआर 5 टाइप की करेंसीज में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है डॉलर, दूसरा है यूरो, तीसरा है पाउंड स्टर्लिंग, ये भी करेंसी है, चौथा है जापानीज येन, जापान का येन है, और अगला है चाइना का युआन, चाइना का युआन, या फिर उसको रेन मीबी भी कहते हैं, रेन मिम्बी भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट शामिल हुआ था यहाँ पर, चाइना का जो है रेनमीबी युआन 2016 में, ये सबसे लेटेस्ट था। तो यही क्यों शामिल किए गए, ये इसलिए शामिल किए गए क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, जापानीज येन, चाइना का, और ये जर्मनी, फ्रांस, ये पाउंड स्टर्लिंग आ गए, सारी सारी यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, तो यूरो का तो होना स्वाभाविक है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये 5 करेंसीज में आपका एसडीआर डील करता है, यानी कि अगर आपको एसडीआर चाहिए तो इन 5 करेंसीज में ही मिलेगा। फिर आप 5 करेंसीज में से किसी ना किसी में लोगे और फिर उसको अपनी करेंसी में एक्सचेंज कराओगे, तो वहां पर भी तो आपको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो यानी कि ये स्ट्रोंगेस्ट करेंसीज मानी जाती है पूरी दुनिया की। आई होप आपको ये चीजें मेरी समझ में आ गई होंगी। आज मैंने बहुत ही अलग तरीके का आपको नया सारा नॉलेज देने की प्रयास किया, नॉलेज देने की कोशिश की, और आपको आईएमएफ एसडीआर के से रूबरू कराया बहुत ही आसान से शब्दों में। इसी तरह के लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस को। वहां पे डेली बेसिस पर सुबह 7:30 बजे मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ आपके लिए, और रात को 10 बजे एमसीक्यूज की क्लास होती है। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके एनरोल कर लीजिएगा। और अगर आपको वहां पर फीस में कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हैं SBA10। SBA10 आप कोड है, इस कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।